फ्लोर अभी खोलना चाहूंगी टू लॉट ऑफ क्वेश्चन विच आई होप यू आर देयर। आपका क्वेश्चन चाहे इन दो बीमारियों से सीमित नहीं हो। मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, फर्टिलिटी मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है और मैं आज इस मंच को लेकर आपको उसके लिए भी जागरूक करना चाहूँगी कि बच्चा, आज मैं कहूँगी अगर किसी को बच्चा चाहिए तो मेरे ख्याल में शायद ही ऐसा कोई हो जिसको बच्चा नहीं मिल सकता। बच्चे बनाने के लिए खाली 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक आदमी के स्पर्म की, एक औरत के अंडे की और एक बच्चेदानी की। आज हमारे पास साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इन तीनों फैक्टर में अगर आपका माइंड ओपन है तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसलिए चाहूंगी ये टॉपिक क्योंकि शायद आप लोगों को भी ये नहीं मालूम कि आज अगर आप बच्चा चाहते हैं और आपके पास एक कमी है, लेट अस से कि आपके एग्स की आपकी 45-50 इयर्स की एज हो गई है, आपके अपने अंडे खत्म हो गए हैं, तो एक डोनर्स अवेलेबल है। इट इज आप शेयरिंग कर सकते हैं, किसी का एग ले सकते हैं। बाहर हम अंडा निकालते हैं, आपके हस्बैंड से, पार्टनर के स्पर्म से फर्टिलाइज करते हैं और आपके बच्चेदानी में डाल देते हैं। आपको मातृत्व का सुख अनुभव करने का मौका मिल सकता है। कुछ ऐसी औरतें हैं जिनके, मेरी एक फ्रेंड है, वो भी डॉक्टर है और बहुत यंग एज में उनका यूट्रस निकाल दिया गया, उनको अर्ली कैंसर हो गया था। मगर आज ये जरूरी नहीं है, उनकी ओवरीज वही है, उनके अंडे वही हैं, स्पर्म्स वही है, उन दोनों का बच्चा मतलब एग्स और स्पर्म मिला के आज एक दूसरी बच्चेदानी में यानी कि सरोगेट में डाल दिया है और आज उन्हीं का बच्चा उनके हाथ में है। तो मैं मेरी आज की ये बहुत रियली मैं बोलूँगी कि आई एम पैशनेट अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड मेरा ये दावा है कि अगर आज आप पेरेंट बनना चाहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आज आप नहीं बन सकते। हाँ, तरीके के लिए आपको ओपन होना होगा। आप सरोगेसी के लिए ओपन है, डोनर ऑप्शन के लिए ओपन है, जिस भी ऑप्शन के लिए ओपन है, किसी भी उम्र में, रीजनेबल उम्र में बनना चाहेंगे तो ये फैसिलिटी आज साइंस ने मेरे ख्याल आज की अगर मैं साइंस की तरक्की बोलूँगी तो उसमें, क्योंकि आप एक तरीके के भगवान को आप रेप्लिकेट कर रहे हैं, आज आप ये वाली चीज़ को कर रहे हैं जो शायद अदरवाइज खाली भगवान ही दे सकता है। तो इस टॉपिक को लेकर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप, आई एम मोर देन ओपन, आई विल थ्रो द हाउस ओपन फॉर एनी क्वेश्चन दैट इज देयर। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, बिकॉज आजकल यूथ में ओवेरियन सिस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो मैं इस चीज़ के पीछे रीज़न जानना चाहूँगी कि ओवेरियन सिस्ट के पीछे रीज़न क्या है और इसको कैसे क्योर किया जा सकता है। बिकॉज ये मेरी फैमिली में ही ऐसा, मेरी सिस्टर को भी ओवेरियन सिस्ट बहुत होती है, मतलब मेरी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, हमारा हेल्दी फूड सिस्टम है, कोई हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते, किसी को स्मोकिंग हैबिट नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं लेता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी इसके पीछे रीजंस क्या और क्योर कैसे किया जा सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी, पहली बात, ओवेरियन सिस्ट बहुत तरीके के हो सकते हैं मगर बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, जो बहुत सारे बच्चे जब एडोलेसेंस जब डॉक्टर के पास जाते हैं उनकी साइकिल्स डिलेड होती हैं। कोई कहेगा मेरी 40-45 साल तक, 40-45 दिन तक साइकिल नॉर्मल नहीं है, लंबी लंबी मतलब 1.5-2 महीने में साइकिल आती है। अगर आप देखेंगे उनके बालों की हेयर, एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ बहुत होती है, वेट बहुत बढ़ रहा होता है। ऐसे लोगों का सिम्टम देखकर भी कई बार वो जब अंदर आते हैं तो हम ओके ये तो पॉलीसिस्टिक ओवरी देखने की जरूरत नहीं है हमें, वो नजर आ रहा होता है, हेयर ग्रोथ इतना, ओबेसिटी है, स्पेशली अगर यंग गर्ल्स, इनको इनफर्टिलिटी हो। अगर जैसे ही हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि उनकी ओवरी जो होती हैं नॉर्मली हर महीने हर ओवरी एक अंडा प्रोड्यूस करती है, मगर ऐसे लोगों में बहुत हार्मोन, अगेन बिकॉज ऑफ हार्मोन, यू विल हैव लॉट ऑफ एग्स, बहुत सारे अंडे शुरू हो जाते हैं बनने के लिए मगर एक भी अच्छा अंडा नहीं होता। तो अब जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगी कि हम किस स्टेज पे, अगर वो बच्चा चाहते हैं तो हम उसकी ट्रीटमेंट उस हिसाब से करते हैं। अगर वो एक यंग गर्ल है जिसको अभी बच्चे की ज़रूरत नहीं है, खाली उसको साइकिल्स रेगुलर करनी है, वेट कंट्रोल करना है, ये सारे सिम्टम्स जो उसके हेयर ग्रोथ वगैरह वो कंट्रोल करते हैं, तो उसको दूसरे तरह की पिल्स देते हैं। मैं मानती हूँ कि अब ये बीमारी बहुत बढ़ गई है और ये कहना कि जंक फूड और लाइफस्टाइल दो एंड स्ट्रेस, जो अभी तक पता चला है कि ये ही चीज़ें हमारे हार्मोन के संग हैवक प्ले कर रही हैं। समवेयर शायद कंपटीशन का दौर है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो या बड़ों की लाइफ में हो या वर्किंग लाइफ में हो,
एवरीबडी इज, वो वाला गांव वाला दौर रहा नहीं कि सब अपने सुकून में जी रहे हैं। आज हर कोई किसी ना किसी जद्दोजहद में लगा हुआ है, एंड ऑल दैट स्ट्रेस प्लेज ऑन द हार्मोन्स, एंड उसके कारण हम लोग का हार्मोनल प्रोफाइल बिगड़ जाता है। जंक फूड भी एक रीज़न है, हेल्दी फूड नहीं रह गया है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर पॉलीसिस्टिक ओवरी कर रही हैं, जो सबसे कॉमन है। बाकी ओवेरियन सिस्ट भी हैं जो बिनाइन होते हैं। हमें घबराना, जो नॉर्मल सिस्ट होते हैं सिंपल है, अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है, इनमें कोई मेलिग्नेंसी नहीं है। मगर कुछ सिस्ट जो सॉलिड होते हैं, जिनको हमको लग रहा होता है मेलिग्नेंसी के चांस हैं, उसमें हम लोग कुछ हार्मोन टेस्ट करा कर देखते हैं, कुछ और टेस्ट करके रूल आउट ज़रूर करवाते हैं। मगर मोटा माटी इसका जो कॉज है वो हम लोगों का इस तरह का लाइफस्टाइल है। अगर कभी किसी को वार्ड्स हुए हैं बट उन्होंने लेज़र से उसको रिमूव करवा लिया है, क्या उसके बाद भी चांसेस हैं कि उनको ये कैंसर हो सकता है, सर्विकल कैंसर? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया वायरस के टाइप्स हैं। इसका मतलब वो वायरल इन्फेक्शन, अगर जेनिटल वार्ड्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत तरह के वार्ड्स बॉडी में अलग अलग इन्फेक्शन से होते हैं। मगर जिस वार्ड्स की हम एनोजेनिटल वार्ड्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैंने बहुत खूबसूरती से, ऑल्दो ये वैक्सीन वाले क्लेम नहीं करते, मगर मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब ये वैक्सीन, मैंने एक पेशेंट मेरे पास आई थी, ह्यूज नंबर ऑफ वार्ड्स, मतलब कि देख के मैं भी घबरा गई थी। मगर वैक्सीन लेने के 6 महीने के बाद एक सिंगल वार्ड नहीं था। मैंने इनफैक्ट ये स्टडी कंपनी वालों से शेयर करी। मैंने बोला शायद आप लोगों ने इसके ऊपर स्टडी नहीं करी कि हम प्रिवेंटेबल की तो बात कर रहे हैं, मगर एज अ ट्रीटमेंट, ऑल्दो आई विल नॉट क्लेम बिकॉज मेरे अभी 4-6 केसेस में ऐसा हुआ है, बट आई कैन नॉट से कि वो कैंसर की तरफ है। बट हाँ, मतलब दैट अ पॉइंटर कि ये इन्फेक्शन है, आपने वो ठीक करा लिया, वेरी गुड। आई थिंक ऑल दैट इज नेसेसरी कि आप वैक्सीन और ले लें, ताकि जो 16-18 वायरस है वो आपके बॉडी में नहीं आए। एंड ये एक जागरूकता है कि अगर ये वार्ड्स आपके बॉडी में आ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन चाहे दूसरे टाइप का है आपकी बॉडी में है, बट इट इज नॉट अ पॉइंटर कि एक आपका ज़्यादा चांस है कैंसर का, क्योंकि वो 2 डिफरेंट वायरल टाइप है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल लड़कियों से जिससे भी बात करो तो और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हर चीज़ कहते हैं हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, आपके स्किन पे यहाँ पे टूटे हुए बाल निकल आए हैं या कोई भी दर्द वगैरह के हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। और अगर हम मुझे नहीं पता वो भ्रम है या कुछ, और लोग कहते हैं कि अगर आप हार्मोन्स की टैबलेट लेते हैं तो वो आपके साइड इफेक्ट करती है। तो ऐसे में पेरेंट्स को, स्पेशली माँ को समझ नहीं आता कि वो करें क्या। हमारी फैमिली में इवन कुछ बच्चे हैं तो उनको ये होता है कि भाई हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं ये पोडियम ज़रूर यूज़ करूँगी इसके लिए, कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कई सासें आती हैं, वो अपनी डॉटर इन लॉज को पिल्स लेने के लिए मजबूर करती हैं नहीं लें, कि नहीं पिल्स नहीं लेना, आपको आगे बच्चा नहीं होगा। देखिए ऐसा है, आजकल इतनी लो डोज पिल्स अवेलेबल हैं, और वो इतनी जल्दी फंस जाती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि उनकी सासों ने कहा होता है कि पिल्स नहीं ली। मैं आज ये बोलूँगी कि पिल्स जो है बहुत लो डोज मिमिकिंग नॉर्मल बॉडी हार्मोन्स वाली पिल्स आ गई जस्ट टू स्टॉप ओव्यूलेशन, एंड दैट प्रोटेक्ट्स यू। और मैं कहूँगी कि पिल्स स्पेशली जिसकी नई शादी हुई है, उनको ज़रूर आप 1-2 साल पिल्स के ऊपर डालिए, ताकि वो प्रोटेक्टेड, नियरली 99% प्रोटेक्टेड रहें, क्योंकि और कोई मेथड जो होते हैं वो इतनी अच्छे से नहीं प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए भी मतलब इनमें ऐसा कोई नुकसान की चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी मिथ है। अब आगे कभी आपको बच्चा होगा कि नहीं, ये कहना तो किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है, बट दैट आई कैन अश्योर इज नॉट द कॉज फॉर इनफर्टिलिटी लेटर ऑन। हर कोई वो बोलेगा अरे देखा शुरू के 2 साल ने गोलियां खा ली ना, इसलिए अब तुमको बच्चा नहीं मिला, ये सच्चाई नहीं है। एंड आई विल से विद अथॉरिटी कि लो डोज पिल्स अगर लीजिए, स्पेशली जैसा आप कह रहे हैं सिस वगैरह में, और कोई चीज़ नहीं रोकेगी। जब हार्मोन प्रॉब्लम है तो उसको दूसरे तरह का हार्मोन ही सप्रेस कर पाता है, और कोई तरीका नहीं है। तो वो लो डोज पिल्स वगैरह आप लीजिए, आपकी ओवरी के सिस को सप्रेस करना है, हार्मोन्स को सप्रेस करना है। जी हाँ, उससे ऐसी कोई नुकसान की चीज़ नहीं। मैम, आपने अभी जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताया कि जो वैक्सीनेशन है वो 45 से पहले की है, 18 to 45, 9 to लेकिन 45। हाँ जी, लेकिन आप एक बार बताइए, आजकल जो सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट हैं वो तो मोर देन 45 के हैं और बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए कोई वैक्सीनेशन? जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। सच बोलूँ तो मैंने जैसे कहा रिसर्च अभी 45 तक हुई है। नुकसान क्या हो सकता है अगर आप 45 के बाद में? कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट आपके 8-9 हज़ार रुपये का नुकसान हो सकता है।
मेरे हिसाब से क्योंकि अभी आपने देखा 2008 बहुत लंबा टाइम नहीं है जब ये आया है, रिसर्च अभी इन्होंने इस एज ग्रुप में करी है, इसलिए मैं ये अथॉरिटी से तो नहीं कह सकती कि हाँ लगवाइए और इसका फ़ायदा होगा, मगर क्योंकि बीमारी शुरू बहुत साल पहले होती है इसलिए ज़रूरी है कि उस एज ग्रुप को आप प्रोटेक्ट करिए। मगर बाद में भी अगर आप ये वैक्सीन लेना चाहें कोई इसमें नुकसान की चीज़ नहीं है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जैसे नॉर्मल कोई भी इंजेक्शन टेटनस वगैरह के कोई लालाई वालाई हो तो मतलब वो भी नहीं है, ऐसा कोई भी इसकी प्रॉब्लम नहीं है। गूगल करेंगे जब तो आप बहुत सारे इनऑथेंटिक सोर्सेज अपनी कहानियाँ कुछ कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी औरत से कुछ पूछा जाए तो बोलेगी जब से मेरा सिजेरियन हुआ है ना तब से मेरे को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी लाइफ में वो एक दो जो ओकेजन होते हैं ना उसकी हर चीज़ उससे कनेक्टेड होती है, इसलिए हर चीज़ वो कहेंगे अच्छा जब से वो वैक्सीन लगा है ना तब से, मगर ऐसा है नहीं। अगर रेगुलर डिस्चार्ज हो रहा है क्या ये सिम्टम है सर्वाइकल कैंसर में? रेगुलर डिस्चार्ज होना बिफोर मेंसेस या मिड ओव्यूलेटरी एक नॉर्मल चीज़ है, एवरी वुमेन हैज़ दैट। Importance is कि it should not be foul smelling, it should not be causing itching, it should not be blood stained. That is more important. Normal serious discharge at times of the cycle is absolutely normal. Just before menses, mid ovulatory जैसे मैं कह रही हूँ उस समय बहुत नॉर्मल है डिस्चार्ज होना। हाँ जब वो एक तादाद से ज़्यादा बढ़ जाता है या इचिंग वगैरह कर रहा है, मतलब कोई इन्फेक्शन है उसमें या फिर ब्लड स्टेन हो गया, दैट्स द टाइम व्हेन वी हैव टू सी। गुड इवनिंग मैम, पैप्समियर टेस्ट कब कराना चाहिए और थोड़ा सा इसके बारे में आप प्लीज़ बता दीजिए। पैप्समियर जैसा कि मैंने कहा कि मेंसेस के विद इन 10 डेज़ के अंदर आप ये टेस्ट करवाइए, और अगर आपका 3 साल तक नॉर्मल आता जाता है तो फिर आप उसको 3 ईयरली करवा सकते हैं इस टेस्ट को। जैसा कि कहा कि बहुत सिंपल सा टेस्ट है, जस्ट एक्सपोजर। गायनिकोलॉजी का अगर एग्जामिनेशन किसी ने कराया हो तो बस एक्सपोज करना होता है एक बच्चेदानी के मुंह को, उसकी स्लाइड बना के पैथोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं उसमें कोई एबनॉर्मल सेल्स हैं कि नहीं। तो अगर कोई एबनॉर्मेलिटी निकलती है तो फिर आपको कॉल्पोस्कोपी की यानी कि सर्विक्स को क्लोजली माइक्रोस्कोपिकली देखना और कॉल्पोस्कोपिकली डायरेक्टेड बायोप्सी लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो तब वो आपको अगर कुछ उसमें निकलता है तो फिर नेक्स्ट स्टेज पे अगर आपकी माइल्ड मॉडरेट CIN है तो इसकी ट्रीटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया जलाना ही है, क्रायो या इलेक्ट्रोकॉर्टिक से उसको बर्न कर देते हैं, वो सेल्स फिर से रिफॉर्म हो जाते हैं और आपको चेकअप कराते रहना चाहिए हर 6 महीने में कि वो कोई इन्फेक्शन वो जो चेंजेस है वो वापस आ गई कि नहीं। I just wanted to ask, like somebody is having a lump in the breast, मेमोग्राफी हो चुकी है, that diagnose की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो that needle वाला टेस्ट जो है वो भी उसमें वाटर निकाल के वो भी किया गया है, there is no such problem diagnosed. तो वो lump immediate निकलवाना is a compulsion or this can be delayed for some time, or what is the next step? Well, normally it's fibroadenosis या fibroadenoma, which is a lump which is all right, it's a benign lump, so कोई जल्दी नहीं है और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि उसको निकालना हो क्योंकि आपने एक प्रॉपर मेमोग्राफिक चेंजेस देख लिए हैं। नॉट दैट फाइब्रोएडेनोमास टर्न इनटू कैंसर, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो हरी। सिमिलरली मैं ये बोलूँगी कि ये फाइब्रॉइड्स के बारे में भी मेनी पीपल विद फाइब्रॉइड्स गो टू डॉक्टर्स एंड हिस्टेरेक्टमी या बच्चेदानी निकाल। एक गाँव तो आपने देखा था आमिर खान के शो में सभी की बच्चेदानी निकाल दी गई थी। नाउ इफ अ फाइब्रॉइड इज लेस देन 5 सेंटीमीटर, उसको कोई मेनोरेजिया नहीं है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं है या उसको कोई इनफर्टिलिटी ऐसा नहीं है फाइब्रॉइड जो ब्लॉक कर रहा है, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यूजली 1-2 मिलीमीटर वाले भी अगर कोई फाइब्रॉइड्स होते हैं और 2-4 वो क्योंकि रिपोर्ट आपकी दिखाती है ओके 2 मिलीमीटर का यहाँ है, 4 का यहाँ है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं एंड कमर्शलाइजेशन हैपन इन एवरी फील्ड, so आपकी यूट्रस निकाल दी जाती है। प्लीज डोंट गो एंड गेट योर hysterectomy done for very small fibroids which are asymptomatic and have no reason to be removed. It is extremely common and that's why I'm using this podium for spreading this message also that small fibroids less than 5 centimeter asymptomatic not causing anything do not require removal. So it is not कि वो कैंसर है या बन जाएंगे, तो उसके लिए प्लीज बच्चेदानी मत निकलवाएं। What would you suggest to girls before earlier than the age of 18 for like the precautions and stuff? Well, have a good lifestyle, exercise, no junk food, stress as less as possible, and I think TV की लाइफ में शायद प्लेग्राउंड तो बच्चों ने देखे ही नहीं है, वो तो टाइम नहीं है कि कोई फुटबॉल या बास्केटबॉल खेल रहा हो, so it's such a sedentary lifestyle and
Everybody is addicted to either internet or television and chatting and googling and doing. So this all kind of lifestyle is somewhere playing havoc with you. You know, it's very important to go in open air, have a exercise where your hormones are released, and that's what makes your life very normal. So it is very important to have exercise in your and a good healthy food. मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मीनोपॉज के बाद हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेनोपॉज जैसा कि मैंने कहा एक ना रेंज होती है. पहली बात तो मैं मेनोपॉज के बारे में 45 to 52 इयर्स इज अ नॉर्मल रेंज फॉर मेनोपॉज. अगर किसी को जल्दी होता है यानी कि लेस देन 45 में उसका प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं, या किसी को 52 के बाद तक भी मेंसेस चल रहे हैं जिसकी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, तो अगर इस रेंज में मेनोपॉज हो रहा है दैट्स अ नॉर्मल थिंग. मेनोपॉज होते हुए हमको जो भगवान ने हार्मोन्स दिए हैं इससे हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखा है. और जब हमारी होता क्या है, मेनोपॉज का मतलब हमारे ओवरीज में अंडे खत्म हो गए हैं. अब बच्चे होने का अगर मैं एक रूटीन जार्गन की बात करूं तो वो चांस खत्म हो रहा है और वो हार्मोन खत्म हो रहा है. आपकी हड्डियां, आपकी जो कैल्शियम रिटेनिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो रही है, और आपके जो हार्ट वगैरह है, कोलेस्ट्रॉल है, इस सब की तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हार्ट एंड बोन्स बोथ आर गेटिंग अफेक्टेड नाउ. तो बहुत ज़रूरी है कि आपने अब तक अपनी डाइट का नहीं ख्याल करा हो तो अब आप अपनी डाइट में कैल्शियम और कैल्शियम युक्त पदार्थ ज़रूर खाएं. बहुत कम लोग होते हैं दूध भी नहीं पीते हैं, कैल्शियम की गोलियां भी नहीं खाते हैं. इट इज़ एसेंशियल कि आप 1000 से 1200 मिलीग्राम की कैल्शियम अपनी डाइट में ज़रूर रखें. और एक्सरसाइज और सनलाइट, जैसे आज तो क्या होता है, पहले हम कहते थे सनलाइट से हड्डियां मजबूत, आज हम बोलते हैं SPF इतने की क्रीम लगा के जाओ ताकि सन की रेज से आप प्रोटेक्ट हो जाएं. ऑब्वियस सी बात है कि जब सन रेज हमारी बॉडी की तरफ नहीं पहुंचेंगे तो हमारी हड्डियों में जो कमजोरी आती है, क्योंकि इससे वो बॉडी में जो कन्वर्ट हो रही होती है वो सब चीज़ें स्टॉप हो रही होती है. तो इम्पॉर्टेंट है कि दो चीज़, एक तो आप अपनी डाइट का यानी कि अपनी कैल्शियम युक्त बॉडी की जो नीड्स हैं उसका ध्यान रखिए, और दूसरा ये है कि कुछ वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करिए क्योंकि अब मसल्स और बोन्स में कमजोरी आती है. तो जैसा कि दिखाते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली एसेंशियल कि आप वॉक करें, वो तो है ही, मगर वॉक के साथ वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज करनी अब ज़रूरी हो जाती हैं. तो हम अपनी डाइट और अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें तो इससे मेनोपॉज की जो हॉट फ्लैशेस वगैरह हैं और कुछ लोगों को आते हैं जो 4-5 साल के बाद वो भी नॉर्मल हो जाते हैं, मगर इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है. तो शॉर्ट टर्म हार्मोन थेरेपी लेनी पड़े इसके लिए तो उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, क्योंकि कई लोगों को ये हॉट फ्लैशेस बहुत दुखी करते हैं, पूरी रात कपड़े भीग जाते हैं उनके और मतलब AC भी काम नहीं कर रहा होता है. तो उसके लिए कॉटन क्लोथ्स वगैरह पहने, फ्लूइड्स अपनी बॉडी में ज़्यादा लें और अपनी बॉडी का और डाइट का अगर कोई ध्यान रखेंगे तो आपको नॉर्मल मेनोपॉज की तकलीफ़ों से बचा जाएगा. साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि ये कैंसर की एज होती है तो अपनी जांच करवाना, यानी कि पैप्समियर, अल्ट्रासाउंड, लिपिड प्रोफाइल, कैल्शियम स्टडीज़, अपनी ये सब बोन डेक्सीमेट्री, ये सब कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी में पता रहे क्या चेंजेस हो रहे हैं. मेमोग्राफी, अब तक बहुत शायद कम लोग होंगे जिन्होंने अपनी मेमोग्राफी कराई होगी, तो बहुत ज़रूरी है कि एक बेसिक स्कैन इस समय, क्योंकि इसके बाद जैसा मैं कह रही हूँ कि कैंसर बढ़ते चले जाते हैं. Good evening, ma'am. Ma'am, my age is 18 years and I want to know that is there any chances that my height would increase after 18 years? Normally, bone ossification happens and it's एक हम लोग का जो एक साइकिल बनी होती है कि पहले ब्रेस्ट आती है, फिर प्यूबिक हेयर आते हैं, फिर मेंसेस आते हैं और बोन एज करीब करीब वहाँ पर रुक जाती है. 18 years आई थिंक इज़ अ टाइम व्हेन आई डोंट थिंक इसके बाद बढ़ने का चांसेस रहता है, क्योंकि ज़्यादातर बोन्स उस समय तक ऑसिफाई हो जाते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी इस खूबसूरत ऑडियंस का, एंड टू गिव मी, इट वाज अ प्लेजर एंड totally my privilege to be addressing all of you on a holiday, and thank you men for being around, supporting your women. Thank you once again. देखिए हाथ में भी रेड रोजेस का ही गुलदस्ता आया. मैं धन्यवाद करना चाहूंगी राजकुमार भाटिया जी का,
जिन्होंने हमें इतने खूबसूरत बैनर के लिए सहयोग दिया, मधुर मिलन क्लब की उषा चौधरी जी का, संगनी क्लब की प्रवेश जी का, और जो अभी आपको नीचे इतने अच्छे स्नैक्स मिलने वाले हैं उसके लिए प्रवेश जी से ज़्यादा धन्यवाद उनके पति का देना चाहूँगी, क्योंकि उनके पति मेरी ज़्यादा सुनते हैं और वो अपनी पत्नी की ज़्यादा सुनते हैं। तो ये हमारे किशन कुमार अग्रवाल जी का स्पेशल थैंक्स। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं डॉक्टर साहब का देना चाहूँगी, जिनकी वजह से हमारा ये प्रोग्राम सफल हो पाता है और इतना धैर्य के साथ वो आपके क्वेश्चंस का जवाब देती हैं और हर वक्त हमारे साथ रहती हैं। तो डॉक्टर साहब फिर एक बार फिर से आपका धन्यवाद और आप सभी आमंत्रित हैं।